Welcome back, guys. We are starting chapter number 7 today, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये जो चैप्टर है ये हमको बताएगा कि भारत जब आज़ाद हो चुका था, अभी तक 6 चैप्टर जो हमने पढ़े वहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, और हमने देखा कि भारत की आज़ादी के लिए कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो चैप्टर है ये प्रकाश डालेगा कि भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे कि आज़ाद होना मतलब इट वाज नॉट जस्ट इनफ फॉर अस। इसके बाद जो चैलेंजेस थे हमारे पास ख़त्म नहीं हुए थे, चैलेंजेस तो शुरू हुए थे। तो किस प्रकार से हमने उन चैलेंजेस को लड़ा और उससे उस पर विजय पाई, तो ये चैप्टर हमें इसके बारे में बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। द आर्टिकल फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1947। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत की आज़ादी का जो बिल था वो पास कर दिया जा चुका था 1947 में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इट्स एग्जिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दी तो 2 राष्ट्र बनाए, जिसमें एक भारत और एक पाकिस्तान बनाया गया। अब कंट्री के सामने 2 मुख्य समस्याएं थी। पहला था फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा ब्रिटिश एम्पायर की सॉवरेनिटी, प्रभुता को ख़त्म करना प्रिंसली स्टेट से और उनको भारत में मिलाना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखिए दोनों। अब पहला तो ये था कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी लिखी जानी चाहिए कि जो एकदम ऐसी हो कि हर एक व्यक्ति का विकास हो, हर एक व्यक्ति को गर्व हो कि हम भारत में रहते हैं। दूसरा, अंग्रेज़ों के रूल को ख़त्म करना, कि अंग्रेज़ों का रूल तो 1947 में वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो स्टेट्स थी छोटी छोटी, उन स्टेट्स को भारत में मर्ज करना। मर्ज करने का मतलब होता है मिलाना, भारत में मिलाना। तो ये हमारे सामने कुछ समस्याएं थी जिनमें ये दोनों बहुत ही बड़ी समस्याएं थी। चलिए फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक है कि हम मिलजुल के फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं जैसे कि लिखी गई है, बहुत ही अच्छी लिखी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। अब लगभग 562 रियासतें थी भारत में, छोटी छोटी स्टेट्स थी 562। अब इतने सारे राजाओं को आप कैसे कन्विंस करोगे कि आप भारत के साथ आ रहे हो कि पाकिस्तान के साथ जा रहे हो? तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था। तो ऐसे में एट द टाइम देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट्स। कितनी स्टेट्स थी उस समय? 562। 48% प्रिंसली स्टेट्स हैड स्टेक्स इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिजाइडेड इन दीज प्रिंसली स्टेट्स। अब 48% प्रिंसली स्टेट्स थी वो भारत का पूरा हिस्सा कवर करती थी, यानी कि पूरे भारत का 48% हिस्सा जो था वो ये प्रिंसली स्टेट्स के पास था। और 20% भारत की पॉपुलेशन जो थी वो इन स्टेट्स के अंदर रिसाइड करती थी, यानी कि रहती थी। कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर जो थे ये बड़ी स्टेट्स थी, ये याद रखना है आपको। कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर ये बड़ी बड़ी स्टेट्स थी। अदर स्टेट्स वर स्मॉल, लेकिन बाकी स्टेट्स थी वो छोटी छोटी थी। देयर वर स्टेट्स विच वर टू स्मॉल एंड वर एज इन विलेज फॉर्म। अब कुछ स्टेट्स तो ऐसी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वेरी स्मॉल, टू स्मॉल लिखा गया है, जो एक गांव की तरह थी, जैसे गांव जो हमारे होते हैं उस तरह की स्टेट्स थी, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी। इट वॉज अ मेमथ टास्क टू कन्विंस दिस किंग्स एंड नवाब्स, मोर ओवर इट वॉज टू बी डन वेरी स्पीडली। मेमथ टास्क यानी कि बहुत बड़ा टास्क था ये, कि इन राजाओं को कन्विंस किया जाए, इन नवाब्स को, राजा और नवाब जो थे इनको कन्विंस किया जाए, और वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत 2 राष्ट्र बन चुके थे। अब इनको जल्दी से कन्विंस करके भारत में मिलाना ये बहुत ही बड़ा टास्क था, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी थी हमारे सामने। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, महाराजा ऑफ भावनगर कृष्ण कुमार सिंह वॉज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब भारत की आज़ादी के बाद भावनगर के राजा जो थे, जिनका नाम था कृष्ण कुमार सिंह, ये पहले राजा थे जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाई, यानी कि ये शुरू की गई थी 1948 15 जनवरी को। भावनगर स्टेट वॉज मर्ज्ड विद यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट। भावनगर को मर्ज किया गया सौराष्ट्र के अंदर, जो आज का हमारे गुजरात के अंदर सौराष्ट्र जो पार्ट है उसके अंदर भावनगर को मर्ज किया गया, विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ सरदार पटेल। और ये जो सौराष्ट्र स्टेट थी ये सरदार पटेल की वजह से बनाई गई थी, यानी कि इनकी कोशिशों की वजह से। द event of formation of United Saurashtra State was described by Jawaharlal Nehru as the most notable merger in the contemporary history.
अब यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट जो बनाई गई, इसको जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो ये बहुत ही एक नोटेबल मर्ज माना गया है। मतलब बहुत ही एक ऐसा डिसीजन जिसने इस चीज़ की शुरुआत की थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप था ये सरदार पटेल का। सरदार पटेल appealed to the kings and nawabs of the princely states that they should voluntarily forsake their respective states in the interest of their subjects and the union of India। अब सरदार पटेल ने राजाओं और नवाब जो थे उनसे रिक्वेस्ट की कि वो वॉलंटरीली, यानी कि अपनी मर्जी से खुद की सहमति से अपने राज्य को भारत के साथ मिला दें, यानी कि भारतीय यूनियन में आ जाएं वो लोग। अब आपको ये भी बताऊं मैं, मे बी यू डोंट नो दैट दिस थिंग, कि भी भारत जो उस समय था, आज़ाद भारत हुआ था, लेकिन भारत के जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, यानी कि भारत के जो स्टेट्स थी, वो सब अलग अलग थी। अब अंग्रेज़ तो चले गए, तो हर एक जो राजा था वो अपने राज्य को इंडिपेंडेंटली चलाना चाहता था। तो अब ये हमारे सामने एक था कि हम उस राजा को, या तो वो राजा या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाएगा या भारत के साथ जाएगा। अब वो भारत और पाकिस्तान के साथ क्यों जाएगा भी, जब वो इन दोनों के साथ जाएगा तो उसकी तो राजशाही छिन जाएगी। वैसे तो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेगा, कि अकेला ही रहना पसंद करेगा, कि वो इंडिपेंडेंटली रहे। तो ऐसे में उसको कन्विंस करके भारत के अंदर लाना बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए। तो इसका जो बीड़ा उठाया था वो सरदार पटेल ने उठाया था। तो सरदार पटेल ने पहले तो सब लोगों को रिक्वेस्ट की, देन ही स्टिमुलेटेड नेशनलिज्म। उन्होंने लोगों को नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की दुहाई दी कि तुम भारतीय हो, हम बड़ी मुश्किल के बाद हमको आज़ादी मिली है, और फिर आप अलग स्टेट बनाते हो, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। किंग्स, रजवाड़ास एंड नवाब्स कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग, इंटीग्रेटेड एंड प्रॉस्परस इंडिया। राजाओं ने, रजवाड़ों ने और नवाबों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और अटूट भारत, समृद्ध भारत बनाने में मदद की। सरदार पटेल assured them to protect their rights and interests। सरदार पटेल ने उनकी राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का पूरा आश्वासन दिया कि आपका जो भी अधिकार है, जो भी इंटरेस्ट हैं, वो सब आपके हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। सरदार पटेल एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट मिस्टर वी.पी. मेनन, ये याद रखना है आपको, मिस्टर वी.पी. मेनन वॉज द होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ सरदार पटेल। तो ये जो थे मिस्टर वी.पी. मेनन, इन्होंने इनके साथ मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको कहा जाता है अटैचमेंट बॉन्ड एंड स्टेटस क्वो अग्रीमेंट। कंसर्न मिनिस्टर्स एंड अ जॉइंट कमिटी ऑफ किंग्स गिव फाइनल शेप टू दिस। कुछ मंत्री थे और कुछ एक जॉइंट कमिटी बनाई गई जिन्होंने इसको फाइनल शेप दिया, यानी कि ये दो अग्रीमेंट बनाए गए, अटैचमेंट बॉन्ड और स्टेटस को अग्रीमेंट। किंग्स वर हैप्पी बाय दिस ड्राफ्ट। तो ये जो दोनों एग्रीमेंट बनाए गए थे, इससे राजा जो थे, दूसरे राजा जो भी भारत में ज्वाइन करना चाहते थे, वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से लिखा था इसमें, यानी कि उनके राइट्स, यानी कि उनको पूरा अधिकार भी दिया जाएगा, जो कुछ भी है उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई। अब सब राजा खुश थे, लेकिन कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन तीन रियासतों को छोड़कर 559 प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो भारत में ऑलरेडी मिल चुकी थी। यानी कि हमने देखा पीछे कि टोटल स्टेट्स थी हमारे पास 562 में से 559 आ गई हैं, तो बची तीन। वो तीन कौन कौन सी थी? ये तीन थी। तो इन तीनों ने हमारे देश को मतलब स्वीकार नहीं किया, इन तीनों रियासतों ने भारत के साथ ज्वाइन होना स्वीकार नहीं किया। अब हुआ क्या, वो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर ये जो नहीं हुए ज्वाइन, तो फिर कैसे हम लोगों ने इनको यहाँ ज्वाइन करवाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मर्जर ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर के बारे में। तो पहले हम हैदराबाद को लेते हैं। Nizam of Hyderabad with its states from southern part of India declared its independence on 15th August। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने अपने स्टेट को 15 अगस्त को आज़ाद घोषित कर दिया। एज पर इट्स जोग्राफिकल लोकेशन इट वॉज बाउंड टू ज्वाइन इंडिया। अब जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे ये भारत को ही ज्वाइन करने में सूट करता था। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। अब देखिए मैं आपको, इसका मैप मेरे पास यहाँ पर नहीं है, लेट मी सर्च आउट द मैप, कि हैदराबाद, तो ये जो कुछ स्टेट्स थी जिसमें हम एक लेते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि ये रहा, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए और ऑब्वियसली नज़दीक में है तो पॉसिबल है। एक था हमारा जूनागढ़, तो जूनागढ़ जो है वो भी आप देख सकते हैं कहाँ पर है।
तो हैदराबाद, ये जूनागढ़ की सिचुएशन भी यहीं कहीं है। और बात करें अगर हम हैदराबाद की, तो ये तेलंगाना स्टेट के अंदर है। ये देखिए, ये रहा हैदराबाद। अभी ये तेलंगाना का कैपिटल है, बट अदरवाइज इट वाज इन आंध्र प्रदेश। तो अब देखिए पाकिस्तान, ये रहा भाई, ये रहा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर इस स्टेट को अगर मिलना है तो कैसे मिलेंगे? ये ज्योग्राफिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो भारत के मध्य में है, यानी कि इसको तो भारत के साथ ही मिलना पड़ेगा। अगर ये यहाँ जाना चाहे, चलो इसके बाजू में है तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन जब ये है ही इतनी दूर कि लैंड के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है कि इसका मिलना। और वही कंडीशन हमारे जूनागढ़ के साथ थी। लेकिन हैदराबाद के जो नवाब थे वो हमारी बात से सहमत नहीं थे और वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। But the fact was brought to their notice that Hyderabad won't be able to remain as an independent state as it is surrounded by Indian territory. तो उनसे कहा गया कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पे आपको पाकिस्तान के साथ आप ज्वाइन नहीं हो सकते हो, तो आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा भारत के साथ। और चारों तरफ से आपको भारत ने घेर रखा है, तो ऐसे में अगर आप सोचो कि आप इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रह पाओगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हो कि पूरे भारत के सामने आप अकेले रह पाओगे। The Nizam clarified the matter by saying that in case the country is divided, then owing to geographical reasons, they would not be able to join Pakistan and they would not be able to join India owing to ideological reasons. अब निज़ाम ने कहा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण वो पाकिस्तान में नहीं मिल पाएंगे। एक्चुअल में वो जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन उन्होंने कहा भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पे वो पाकिस्तान के साथ नहीं जा पाएंगे, तो वो भारत के साथ भी नहीं जाएंगे। अब भारत के साथ उनका जो आइडियोलॉजिकल रीजंस के कारण, यानी कि जो उनकी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधाराओं में जो मतभेद था, इस वजह से वो भारत के साथ भी नहीं आना चाहेंगे। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दे वुड प्रेफर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और उन्होंने कहा कि अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं जा पाएंगे तो भारत के साथ भी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है भारत और हैदराबाद के बीच में। तो ऐसे केस में वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे, यानी कि आज़ाद रहना पसंद करेंगे। नेगोशिएशंस बिगेन विद द निज़ाम। सरदार पटेल ब्लंटली स्टेटेड टू द negotiators of the Nizam that people of Hyderabad are eager to be with the Union of India. अब नेगोशिएशन शुरू हुई, यानी कि मध्यस्थता, यानी कि बातचीत का दौर शुरू हुआ। निज़ाम के जो बिचौलिए थे, जो लोग बातचीत करने आए थे, उनके जो मीडिएटर्स हम कहते हैं जिनको, सरदार पटेल ने नेगोशिएटर्स यानी कि जो मीडिएटर्स थे उनको खरी खरी भाषा में कह दिया कि निज़ाम से कह दीजिए कि हैदराबाद के लोग जो हैं वो भारत के साथ आना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये बात उन तक पहुंच गई। मीनवाइल द निज़ाम ऑफिसर्स स्टार्टेड कमिटिंग एट्रोसिटीज ऑन द पीपल ऑफ हैदराबाद। और वहीं जब ये बात उन तक पहुंची कि हैदराबाद के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने लोकल लोग यानी कि हैदराबाद के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है जुल्म, जोर ज़बरदस्ती करना, जुल्म करना। उन्होंने हैदराबाद के लोगों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली हैदराबाद वॉज मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया बाय यूजिंग पुलिस फोर्स ऑन 18 सितंबर 1948। अब इस चीज़ को देख के भारतीय यूनियन ने, यानी कि भारत ने भी पुलिस बल का प्रयोग किया। पुलिस फोर्स का उपयोग करके हमने जोर ज़बरदस्ती 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को अपने कब्ज़े में ले लिया। यानी कि निज़ाम तैयार नहीं थे मिलने के लिए, लेकिन हमने ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ की पब्लिक हमारी फेवर में थी, तो इसलिए 18 सितंबर 1948 को हमने हैदराबाद को अपने कब्ज़े में ले लिया। सरदार पटेल एश्योर्ड द निज़ाम टू प्रोटेक्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। सरदार पटेल ने निज़ाम को पूरा एश्योरेंस दिया, पूरा वादा किया कि हम आपकी हकों की, आपके हितों की रक्षा करेंगे, यानी कि आपके साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। भले हमने ज़बरदस्ती इसको ले लिया है, लेकिन फिर भी हम आपकी इज्जत करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपके जो हक हैं वो आपको मिल के रहेंगे। कन्हैया लाल मुंशी played a very crucial role in the entire episode. After the reforming of states 1950s, the state of Hyderabad was later included in Andhra Pradesh. तो इस पूरे प्रकरण में ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, इसके अंदर कन्हैया लाल मुंशी जो थे उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। अब इसके बाद 1956 में स्टेट्स को रिफॉर्म किया गया, यानी कि 47 में हम आज़ाद हुए, तो उसके 8 साल के बाद, 9 साल के बाद लगभग हमने रिफॉर्मेशन किया। रिफॉर्मेशन मतलब फिर से अरेंजमेंट किया स्टेट्स का कि कौन कौन सी स्टेट्स बनेंगी। तो उस समय
हैदराबाद जो था उसको आंध्र प्रदेश के अंदर सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया। तो आज जो है हम जानते हैं कि हैदराबाद जो है तेलंगाना का हिस्सा है, लेकिन अब तक ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार हैदराबाद को भारतीय यूनियन के अंदर मिलाया गया। दूसरा है यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे जूनागढ़ के बारे में। तो हमने एक स्टेट पे तो कब्जा कर लिया भाई, ये स्टेट हमारे देश के अंदर आ चुकी है। अब हम हमारे भारत के दूसरे पार्ट जूनागढ़ की बात करते हैं। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस द नवाब ऑफ जूनागढ़ रोट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेशन टू ज्वाइन पाकिस्तान। पाकिस्तान इन टर्न गेव देम कंसेंट। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो नवाब जो थे जूनागढ़ के, उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने की इच्छा जताई। तो पाकिस्तान ने उनको इस बात की अनुमति दी, इजाज़त दी कि हाँ भाई आप पाकिस्तान हमारे साथ आ सकते हो। सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट दिस। सरदार पटेल ने इसके अगेंस्ट में स्टेप उठाया। पीपल ऑफ जूनागढ़ लिविंग इन मुंबई एस्टेब्लिश्ड आरजी हुकूमत इन मुंबई। अब मुंबई में जूनागढ़ के कुछ लोग जो मुंबई में रहते थे, आज भी गुजरात के बहुत सारे लोग मुंबई में बसे हुए हैं, तो जूनागढ़ के जो लोग मुंबई में रहते थे उन्होंने वहाँ पर आरजी हुकूमत बनाई। आरजी हुकूमत एक पैरेलल गवर्नमेंट को कहा जाता है, एक ऐसी बॉडी जो कि जूनागढ़ में रूल करेगी, ऐसी बॉडी उन्होंने बनाई, यानी कि एक सरकार बोल सकते हैं हम आरजी हुकूमत, जिसको हम बोल सकते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। ड्यूरिंग दिस टाइम शेख्स ऑफ मंगरोल, इस समय मंगरोल के शेख और मानवदर, इन दोनों ने इच्छा जताई, इन दोनों जगहों के जो लोग थे इन्होंने इच्छा जताई कि ये लोग भारतीय यूनियन के साथ यानी कि भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे। इंडियन सोल्जर्स एंड नेवी हु वर पोजीशन टू प्रोटेक्ट मानवदर एंड मंगरोल बीसीज द जूनागढ़ स्टेट। उस समय भारतीय सेना और हमारी जो नेवी थी जो कि पोजीशन लेकर बैठी थी मानवदर और मंगरोल को बचाने के लिए, इन्होंने जूनागढ़ स्टेट को पैक कर दिया, मतलब इसको चारों तरफ से घेर लिया। द नवाब ऑफ जूनागढ़ फ्लेड टू पाकिस्तान, और इसी दौरान जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए। और 9 नवंबर 1947 को रेफरेंडम ऑफ द पीपल ऑफ जूनागढ़ वॉज टेकन। 9 नवंबर 1947 को लोगों का रेफरेंडम, मतलब लोगों से ओपिनियन लिया गया, लोगों का मत पूछा गया, लोगों का नज़रिया पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं। 10 जूनागढ़ मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज मेड पॉसिबल ओइंग टू सरदार पटेल्स गट्स एंड ट्रेमेंडस विल ऑफ पीपल ऑफ जूनागढ़। तो लोगों ने इच्छा जाहिर की कि वो भारत क्या जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से जूनागढ़ को भारत के अंदर मिलाया गया। तो इस प्रकार से सरदार पटेल की अपार हिम्मत की मदद से ही और जूनागढ़ के लोगों की विल पावर की वजह से ही, उनकी इच्छा के कारण ही जूनागढ़ जो है वो भारत में मिल पाया। अब देखते हैं हम कश्मीर के बारे में। द इशू ऑफ कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल। कश्मीर का इशू जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इनडिसिसिव। अब राजा जो हरि सिंह थे वो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या भारत के साथ जाएंगे। और उसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया। कश्मीर जो कि आप यहाँ पर टॉप पर देख रहे हैं, तो ये पूरा हमारा ये जम्मू कश्मीर अभी इतना ही हमारे सामने दिखाया गया, क्योंकि लद्दाख जो है उसको एक अलग राष्ट्र के रूप में दिखाया गया, अलग स्टेट के रूप में बताया गया है, यूनियन टेरिटरी। तो ये जो पूरा पार्ट ऊपर देख रहे हैं, ये जो हमारा पूरा जो पार्ट था इसको जम्मू कश्मीर कहा जाता। तो इतनी बड़ी स्टेट थी तो पाकिस्तान की इसके ऊपर नज़रें थी। तो हरि सिंह जो थे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। राजा हरि सिंह रिक्वेस्टेड फॉर मिलिट्री असिस्टेंट टू प्रोटेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। राजा हरि सिंह ने भारत से मिलिट्री असिस्टेंट यानी कि फ़ौज की मांग की कि मुझे बचाने के लिए, मेरी मदद के लिए फ़ौज को भेजा जाए ताकि मैं पाकिस्तानी अटैक से अपने कश्मीर की रक्षा कर सकूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसिस्टेड दैट राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड देन द इंडियन आर्मी कुड बी सेंड। तो भारत सरकार ने उनके सामने राजा हरि सिंह जो कि कश्मीर के राजा थे, उनके सामने शर्त रखी कि पहले तुम साइन करो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिसमें कश्मीर को तुम भारत में मिलाने की इच्छा जाहिर करोगे, और फिर ही हम इंडियन आर्मी को भेजेंगे। वन ऑफ द क्लॉजेज इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज दैट आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल सिचुएशन इन कश्मीर plebiscite would be held for permanent merger with India. अब डिसाइड किया गया, जो एग्रीमेंट भरा गया था, जो कि साइन किया जाना था हरि सिंह के द्वारा, उस एग्रीमेंट में एक कंडीशन ये भी लिखी थी कि प्लेबिसाइट यानी कि लोगों का वोट, यानी कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान के अटैक से हम कश्मीर को बचा लेंगे और सिचुएशन जो एकदम ठीक हो जाएगी, तो पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा, लोगों का मत पूछा जाएगा और लोगों के मत के हिसाब से ही कश्मीर का परमानेंट मर्जर जो है इंडिया के साथ किया जाएगा।
इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग द लेटर द इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड कश्मीर। जैसे ही ये लेटर को साइन किया गया राजा हरि सिंह के द्वारा, इंडियन आर्मी ने कश्मीर को बचा लिया। बट पाकिस्तान हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 1/3 पोर्शन ऑफ कश्मीर। लेकिन तब तक पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का 1/3 हिस्सा ऑलरेडी ले चुका था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, बट लीगली दिस रीजन बिलोंग्स टू इंडिया दैट टाइम। उस समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो थे ये पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, लेकिन लीगली ये भारत के ही थे उस समय से। बट द रेस्ट ऑफ कश्मीर वॉज सेव, लेकिन बचा हुआ पार्ट जो था वो हमारा बच गया। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कंप्लेंट भी इस बारे में दर्ज करवाई हुई है। द सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्टेड फॉर सीज फायर। सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर यानी कि दोनों तरफ से युद्ध बंदी का आदेश दिया है कि ना इधर से फायरिंग होगी ना इधर से फायरिंग होगी, यानी कि युद्ध नहीं किया जाएगा। इवन टुडे कश्मीर इशू इज़ अ कंटेंटियस इशू इन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज भी देखें हम तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आज भी कश्मीर का मुद्दा जो है एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों ही देशों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। एक्चुअल में हमारा पार्ट है और पाकिस्तान हमें देने से मना कर रहा है, और बीच बीच में जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक रहती है। इन दिस वे टुवर्ड द एंड ऑफ 1948 पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट्स। तो इस तरीके से 1948 के अंत तक भारत के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी यानी कि पॉलिटिकली भारत पूरा एक राष्ट्र बन गया और एक नए भारत का गठन हुआ जिसको हम आज हमारे सामने देखते हैं। तो ये भारत जो है ये 562, इट इज़ अ mixture of, you can say it is a group of 562 small and big states that joined India to make Union of India। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कल हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, मर्जर ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।